हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रोज में। ट्रिकी रोज योर एजुकेशनल ओट्स। आज हम बात करेंगे आइलैंड की। आइलैंड, द्वीप। चलिए देखते हैं। दोस्तों, बात करेंगे आइलैंड की। आइलैंड यानी द्वीप। उसको इस तरह से समझेंगे कि अर्थ क्रस्ट का वो भाग जो चारों तरफ से पानी से, जल भाग से घिरा हुआ हो। जैसे समुद्र के बीच में कोई एक पार्ट हो, एक हिस्सा हो जमीन का जो कि समुद्र के पानी से घिरा हुआ हो, और वो बीच में सिर्फ एक अकेला टापू कहते हैं हिंदी में, टापू नुमा वो गुम्बद जैसा आपको दिख रहा हो, वो आइलैंड कहलाता है। बात करते हैं उन दो आइलैंड की जो इम्पोर्टेंट है इस वजह से क्योंकि वो अपने क्षेत्रफल में कुछ ज्यादा बड़ा है या अपने क्षेत्रफल में कुछ ज्यादा छोटा है। तो उसमें पहले बात करते हैं हम ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड नाम ही बस ग्रीनलैंड है, वो ग्रीन है नहीं, एक्चुअली वो पूरी तरह से व्हाइट है। ग्रीनलैंड एक्चुअली, ग्रीनलैंड पे आप समझिए कि ग्रीनलैंड पूरी तरह वो 85% उसकी जो उसका जो क्षेत्रफल है वो बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ के चादरों से ढका हुआ है। लेकिन वहाँ घनी आबादी, जो भी जितने भी आइलैंड्स हैं टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड, जो भी आइलैंड्स हैं उसमें ये आइलैंड सबसे घनी आबादी वाला भी है। इस आइलैंड के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो करीब 21 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। यहाँ पे घनी आबादी भी है। और बात करते हैं इसका जो आपका लोकेशन है, लोकेशन आपको मैप वाइज आगे भी मैं बताऊंगा, बट इसमें बता देता हूँ नॉर्मली कि इसका लोकेशन आपको पड़ता है नॉर्दर्न पोल साइड में पड़ेगा आपको, जो कि कनाडा के पास भी पड़ेगा और नॉर्थ अमेरिका के पास पड़ेगा। नॉर्थ अमेरिका से थोड़ा दूर है, भौगोलिक रूप से देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में है। और नहीं, अगर ऐसे पॉलिटिकल रूप से अगर कोई उसको अपने अंडर में रखता है तो वो आपको पड़ता है यूरोपियन कंट्री में वो आपको काउंट होगा। लेकिन भौगोलिक रूप से देखा जाए तो वो आपको अमेरिका साइड में आपको दिखेगा। बात करते हैं सबसे छोटे जो आपके आइलैंड हैं, उसका नाम है बिशॉप रॉक। बिशॉप रॉक ऐसा है कि वो एक वेस्ट है, एक टाइप से वो कुछ है नहीं, उस पर कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। इतना ज्यादा छोटा है कि वो एक बहुत पहले किसी व्यक्ति ने उस पर सिर्फ एक लाइट हाउस बनाया है सिर्फ, और वो लाइट हाउस दिखता है। अराउंड 45 माइल्स पड़ते हैं, उतना उतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं उस पर। तो एक एकोमेंडेशन के रूप में एक लाइट हाउस और थोड़े घर, एक आध घर है बस, वैसे तो ये बनाया गया है। बात करते हैं आइलैंड जो होते हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है। तो आइलैंड्स जो होते हैं उनका निर्माण ऐसे समझेंगे कि एक पहला एग्जांपल लेते हैं कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल आइलैंड जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि ऐसा मानिए कि बहुत पहले ऐसा था कि सारे जो ऊपर के क्रस्ट हैं वो सभी एक जगह ज्वाइंट थे, पानी का स्तर बहुत नीचे था। धीरे धीरे बर्फ पिघलता गया और धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया जा रहा है। और जो हिस्से अपने कॉन्टिनेंट से, जो जो बड़े महाद्वीप हैं उनसे जो जुड़े हों, तो उन सबको उन सारे कॉन्टिनेंट्स जो जुड़े जुड़े रहते हैं एक जगह एक दूसरे से, उस पे पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जमता जा रहा है। तो जो भाग पहले एक साथ था वो अब जा करके किसी पानी के किसी समुद्र के पानी से वो घिर चुका है। तो वैसे कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो आप कॉन्टिनेंटल आइलैंड कहलाते हैं। कॉन्टिनेंटल आइलैंड जो सब पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, तो वैसे होते हैं। दूसरी बात करें आपको तो टाइडल आइलैंड। टाइडल आइलैंड को ऐसा समझिए कि कोई ऐसा आइलैंड है, बीच में आपको पानियों में जलाशय जो है उसके बीच में आपको आइलैंड दिख रहा है। आइलैंड में और किसी टाइड की वजह से उसका रास्ता जो है सो खुद ब खुद बना हुआ है, मतलब कनेक्टेड है वो मेन लैंड से। सब लैंड जो है जो आपका आइलैंड है वो मेन लैंड से कनेक्टेड है किसी, तो उस पे रास्ता बना हुआ है। तो उस तरीके से आप समझिए कि वो कनेक्टेड है। अभी जैसे मान लीजिए कि राम जी ने जो पुल बनाया, खैर उनने तो बनाया पर श्रीलंका से इसको जोड़ दिया, तो आप समझ लीजिए कि श्रीलंका एक आपको आइलैंड है, वो ऑलरेडी आइलैंड है, पर वो मानिए कि वो आइलैंड है और ये कनेक्टिंग इसका रास्ता है। तो वो चीज आप समझिए कि ये जो रास्ता बना हुआ है ये किसी टाइड की वजह से बनता है। जो समुद्र में समुद्र में जो टाइड आते हैं उनकी वजह से उनका निर्माण होता है और वो बन जाता है। तो वैसे आइलैंड को
टाइडल आइलैंड कहेंगे। फिर बात करते हैं बैरियर आइलैंड की। बैरियर आइलैंड ऐसे समझिए कि जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज में ऐसा होगा कि जो निचला भाग है धीरे धीरे सैंड का या जो सॉइल्स है वहां के वो उसका कटाव होगा और किनारे में कहीं जाकर के आपको बन जाएगा। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है कि कोस्टल एरिया है और उसके थोड़े दूर हटकर थोड़े से आइलैंड बने हुए हैं जो कि खुद ब खुद पानी की उसमें जो जल है उनकी वजह से बनता है। तो ये जो है सो बैरियर का काम करते हैं। जो टाइड आते हैं डायरेक्ट जो अटैक करते हैं कोस्टल एरिया पे उनको रोकने का काम करता है, इसलिए इनको बैरियर आइलैंड कहते हैं। अब बात करते हैं आपको ओशंस आइलैंड जो होते हैं। ओशन आइलैंड को आप ऐसा समझिए कि वो वॉल्केनिक आइलैंड भी है। कैसे? ओशन आइलैंड जो होते हैं वो बीच समुद्र में कहीं पे होते हैं और उसका निर्माण जो होता है वो किसी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है। ऐसा समझिए कि जैसे हमने पिछले आपको ओशंस में वोल्केनोज में बताया था आपको कि वोल्केनोज कैसे कैसे, तो अर्थ क्रस्ट वहां पे पतला होता है समुद्र के जगह पे जो लोअर क्रस्ट होते हैं। तो वहां से जब वोल्केनोज बर्स्ट होते हैं, इरप्शन होते हैं, तो उसके जो लावा होते हैं वो ऊपर की ओर आकर के पानी को भेद कर ऊपर की ओर आकर के जम जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे जो हाइट होगी उसकी सबसे ज्यादा होगी किसी और आइलैंड से। सबसे ज्यादा हाइट आपको ओशंस आइलैंड की ही होती है, तो उसको हम लोग हाईएस्ट में मानकर चलते हैं। अब बात करते हैं कोरल आइलैंड की। कोरल आइलैंड ऐसे समझिए कि जो समुद्री जीव जंतु हैं उनके मरने के बाद या फिर कोई भी जीवाश्म है, कोई भी पेड़ पौधे हैं, उन सब के मरने के बाद जो ऐश या फिर डस्ट, उसके वेस्ट जो होते हैं उनसे बना हुआ जो आइलैंड होता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से धीरे धीरे जमता जाता है और कोई उसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट की अवेलेबिलिटी की वजह से वो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बनता जाता है। न्यू गिनी जो अभी मैं आगे दिखाऊंगा, न्यू गिनी वो आपको कोरल आइलैंड का ही उदाहरण है। जैसा आप ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी वो चीज बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में पाया जाता है, तो वो सब आइलैंड जो है आपको कोरल आइलैंड में काउंट होता है। फिर बात करते हैं आपको आर्टिफिशियल आइलैंड की। आर्टिफिशियल आइलैंड जो कि मनुष्य द्वारा निर्माण किया जाता है। ऐसा बहुत पहले हुआ था, 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ था कि लोगों ने एक आइलैंड बनाया। आइलैंड इसलिए बनाया गया ताकि क्योंकि वहां पे धीरे धीरे किसी भी तरीके से एक्चुअली आर्टिफिशियल आइलैंड जो होते हैं उन आइलैंड को हम किन्हीं भी चीजों से बना सकते हैं। जैसे कि अभी आपने दुबई का देखा होगा, दुबई में जो एक ताड़ के पेड़ के जैसा शेप था वो एक आइलैंड ही समझिए, और देश में जो उन सब वो सब अपने आर्टिफिशियल है, तो आजू बाजू के बालू जो है सो उसको निकाल के वहां पे फिल कर दिया जाता है, तो उनका निर्माण हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये आइलैंड आपको 14वीं शताब्दी में पहली बार किया गया था। ये आइलैंड जो है चारों बगल जलाशय से घिरे हुए होते हैं, तो यहाँ ये उपज में उपजाऊ जमीन होती है और इसके लिए इन सब का निर्माण कर लेते थे लोग ताकि उपज हो सके और स्वच्छ जल भी मिल सके, इन सब के लिए करते थे। अब बात करते हैं जो हमारे टॉप 10 आइलैंड हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताऊंगा मैं। आपके सामने एक मैप दिख रहा होगा इस प्रकार का, आप उस मैप में देखेंगे और मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे उस चीज को याद करके रखना है। तो बात करते हैं पहला जो मैप है, पहला जो आपका आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड आइलैंड। ग्रीनलैंड के बारे में जैसा मैंने बताया पहले कि क्षेत्रफल में वो सबसे ज्यादा है। 21,75,600 वर्ग किलोमीटर का उसका क्षेत्रफल है। वह करीब 85% बर्फ से घिरा हुआ है। वो आपको मैप में आप जैसा देख रहे हैं कि वो आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के आसपास, जो कनाडा का एरिया है उसके आसपास मिलता है। आर्कटिक ओशियन के पास, वो आर्कटिक ओशियन के बीच में पड़ेगा। फिर बात करते हैं आपको जो न्यू गिनी है, आप चले आइए नीचे, आप अपने राइट साइड आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया के पास आ जाइए न्यू गिनी में। न्यू गिनी जो सेकेंड लार्जेस्ट एरिया है और ये आपको पैसिफिक ओशन, जो ये पैसिफिक ओशन है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, उसमें आपको पड़ता है ये न्यू गिनी। फिर बात करते हैं बोर्नियो की। बोर्नियो आपको जस्ट उसके लेफ्ट थोड़ा जाएंगे आप,
आपको मिल जाएगा बोर्नियो, जहाँ फिलीपींस वगैरह पड़ते हैं। आपको ऐसे नाम के द्वारा याद करना पड़ेगा कि कौन से आइलैंड कहाँ पे पड़ेंगे। ये टॉप 10 है तो इम्पोर्टेंट जरूर होंगे। तो आप समझ लीजिए कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सब के आसपास जो है आपको बोर्नियो आइलैंड पड़ता है। फिर बात करते हैं मेडागास्कर आइलैंड की। मेडागास्कर आइलैंड आप चले आइए, जो हम लोगों का कंट्री है, आप देख रहे हैं हम लोगों का कंट्री, उसके जस्ट नीचे आ जाइए। मेडागास्कर आपको छोटा सा एक दिखेगा, अंटार्कटिका ओशन के ऊपर में, साउदर्न ओशन के ऊपर में दिखेगा मेडागास्कर। ये आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है और ये इंडियन ओशन में पड़ता है। अब बात करते हैं जो पांचवा है, वो है बफिन आइसलैंड। बफिन आइसलैंड आप चले आइए नॉर्थ अमेरिका, जो ग्रीनलैंड को आपको मैंने बताया उसके जस्ट लेफ्ट में देखिए आपको मिलेगा बफिन आइसलैंड। बफिन आइसलैंड की बात करें तो ये 5वां स्थान है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से। जो बफिन आइसलैंड है इसका 5वां स्थान है। ये आपको कनाडा, ये जो क्षेत्र है आपका ग्रीनलैंड, बफिन, देन विक्टोरिया, ये सब सारे आपको कनाडा के क्षेत्र में आते हैं, तो इसको आप नॉर्थ अमेरिका मान के चलेंगे। फिर बात करते हैं सुमित्रा जो है आपको सुमात्रा आइलैंड, वो आप चले आइए। पहले जहां पे आपको मैंने बताया था बोर्नियो आइलैंड है, यानी इंडोनेशिया फिलीपींस के नीचे, तो वहीं पे आपको पड़ेगा सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा आइलैंड ये भी आपको इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में आपको ये पड़ेगा। फिर बात करते हैं उसके बाद हंसू आप चले आइए, जो चाइना, बीजिंग वगैरह है, आप उधर उसके राइट साइड देखिए, यानी ये भी पैसिफिक ओशन में पड़ेगा आपको हंसू। ये आपको जापान कंट्री जो जापान है उस क्षेत्र में आपको ये हंसू आइलैंड पड़ेगा। इनफैक्ट जो जापान है वो खुद ही हंसू आइलैंड है, ऐसा। फिर उसके बाद बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के लिए आप आ जाइए, जो आपका यूरोप लिखा हुआ है, यूरोप कॉन्टिनेंट का है, उसके बगल में आपको ग्रेट ब्रिटेन आपको है। ये आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां स्थान है इसका, ग्रेट ब्रिटेन का। ये आपको यूरोपियन कंट्री के अंदर आता है। ये जो जलाशय है ये आपको अटलांटिक ओशन में पड़ता है। ये अटलांटिक ओशन के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है कि अल्फाबेट का लेटर एस शेप किस समुद्र में बनता है, किस ओशंस में बनता है, तो वो आप है अटलांटिक ओशन। आप देख रहे होंगे जैसे कि आपको एस शेप दिख रहा होगा, मैं उसमें मार्क करके रखा हूँ, आपको एस शेप दिख रहा होगा, अटलांटिक ओशन। तो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है। फिर बात करते हैं आपको विक्टोरिया आइसलैंड। विक्टोरिया आइसलैंड आपको पड़ता है नॉर्थ अमेरिका के जस्ट ऊपर, आप चले जाइए सीधे तो वहां पे आपको विक्टोरिया आइसलैंड पड़ेगा। ये 9वें नंबर का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर बात करते हैं एलेसमेरे आइलैंड, ये आपको नॉर्दर्न ओशन पड़ेगा। ये आपको जो नॉर्दर्न पॉइंट है, जो आर्कटिक ओशन वगैरह है, नॉर्दर्न पॉइंट, वहां पे आपको ये पड़ेगा एलेसमेरे आइलैंड। ये भी कनाडा के क्षेत्र में आता है। दोस्तों आपका यहीं पर खत्म होता है आइलैंड यानी द्वीप। आइलैंड के बारे में जो भी हमने बताया वो आपको एक जानकारी के लिए बहुत जरूरी होता है, और टॉप 10 जो आइलैंड्स बताएं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ये किस क्षेत्र में पड़ता है या किस महासागर में पड़ता है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, इसलिए आप लोग घर में बने रहिए और तैयारी करते रहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन जरूर पढ़िए। पढ़ने से आपका बर्डन आगे के लिए कम होता चला जाएगा। नहीं पढ़ेंगे तो फिर थोड़ी आगे जाकर की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दोस्तों मैं प्रमोद कुमार आपके लिए जल्द लेके आ रहा हूँ दूसरा एक नया टॉपिक। तो दोस्तों आपने अगर हमारे YouTube चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हमारी जो ट्रिक्स हैं या फिर जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं या फिर वो वैसी चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हम हमारे सोशल मीडिया के चैनल पे आपको अवेलेबल की जाएंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।